हेलो बच्चों। चलो फिर तो हम चलते हैं आगे और हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बस उसी टॉपिक में यूज करना, ज्यादा मत यूज करना। इसको बोलते हैं रॉकेट प्रोपल्शन, वेरिएबल मास सिस्टम, वॉट एवर यू से। तो रॉकेट प्रोपल्शन, वेरिएबल मास सिस्टम, जो मैंने कह लो, आपकी इच्छा है। तो ये रॉकेट प्रोपल्शन या वेरिएबल मास सिस्टम क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। होता ऐसा है कि एक रॉकेट होता है। क्या होता है? एक रॉकेट मान लो कहीं हवा में उड़ रहा है, ठीक है ना, स्पेस में। कहाँ उड़ रहा है? स्पेस में। और मान लो इसकी स्पीड है v। अब एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। हवा में फोर्स कहाँ से लोगे? अगर मुझे ऊपर कूदना है तो मैं जमीन पे नीचे फोर्स दूंगा, जमीन मुझे ऊपर फोर्स देगी। अब अगर मैं स्पेस में छोड़ दूं तो मुझे फोर्स कहाँ से मिलेगा? मैं ऊपर नहीं जा सकता। ऐसी रॉकेट का है। रॉकेट को अगर स्पीड बढ़ानी, फोर्स चाहिए, तो उसके पास कुछ आसपास थोड़ा है कि यहाँ हाथ मारा, यहाँ हाथ मारा, धड़ धड़ धड़, चिड़िया की तरह ऊपर हो गया। बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हाथ मारा, भड़ाक भड़ाक, और ऊपर चले गए। साउथ इंडियन फिल्मों में तो ऐसे भी दिखाते हैं कि एक आदमी ऐसे जीप पे, उसने ऐसे बंदूक लेके जमीन पर मारी गोली और वो ऊपर उड़ गया। तो खैर कुछ भी हो सकता है, साउथ इंडियन फिल्म से। तो अब हम बात करते हैं कि इस केस में ये अपनी स्पीड कैसे बढ़ाए। तो ये क्या करता है? ये खुद के फ्यूल का धुआं बनाता है। धुएं पे नीचे फोर्स लगाता है, धुएं पे फोर्स नीचे, इस पर फोर्स ऊपर, वो ऊपर चले जाता है। तो ये जो फोर्स होता है ना, धुएं वाला फोर्स है ना, ये जो एक्शन रिएक्शन वाले फोर्स होते हैं, इनफैक्ट सारे फोर्स एक्शन रिएक्शन वाले हैं, लेकिन जैसे कि इंसान ने खुद ही एक रिएक्शन फोर्स जनरेट कर दिया है ना, जैसे किसी चीज पे एक्शन लगाया, उससे रिएक्शन मिल गया, तो ऐसे फोर्स को हम थ्रस्ट फोर्स बोल देते हैं। आप सिंपल फोर्स बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये इतने पे चल रहा है, मान लो इसका मास है, मैं अभी क्या करता है, ये धुएं पे लगाता है नीचे फोर्स और धुआं इसको देता है ऊपर फोर्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऐसे धुआं छोड़ते चलता है। तो मान लो कि ये किसी टाइम टी की बात है, ठीक है, और थोड़े टाइम बाद इसने थोड़ा सा धुआं नीचे छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे छोड़ते चल रहा है इनफैक्ट। तो इसका मास जो हो गया थोड़ा कम हो गया, तो इसका मास हो गया एम प्लस डी एम। तुम बोलोगे कम कैसे हुआ? भाई साहब देखना, ध्यान रखना, चीज बढ़े या घटे एम प्लस डी एम ही लिखेंगे। वो बात अलग है कि डीएम नेगेटिव होगा, नहीं, डीएम इज नेगेटिव। जैसे भाई मान लो अब ये ग्राफ है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स स्लोप नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि समझना मेरी बात, ये वाई ही एक्स है, एक्स बढ़ता है तो डी वाई होता है, लेकिन मुझे पता है वाई प्लस डी वाई छोटा है वाई से। क्यों छोटा है? क्योंकि डी वाई नेगेटिव है, तो डी वाई कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव है तभी तो स्लोप नेगेटिव आती है। तो वही तरीका तो यही है कि आप उसको m माइनस डी एम की जगह m प्लस डी एम लिखोगे। और इसने बेसिकली क्या हुआ, माइनस डी एम धुआं छोड़ दिया। एक्चुअली जो धुआं छोड़ा उसका मास माइनस डी एम होगा, प्लस डी एम नहीं होता, डी एम नेगेटिव हो जाएगा। अब ये धुआं जो है नीचे छोड़ता है, तो इस धुएं की एक वेलोसिटी होती है। तो वैसे तो जो भी हो, लेकिन इसके देखने से मान लो उसकी वेलोसिटी वी रिलेटिव है। इट्स लाइक कि आप ट्रेन में चल रहे हो, ठीक है, और आपने क्या किया, एक पत्थर लेके, जैसे आपने हाथ निकाले, पत्थर लेके फेंक दिया, ठीक है, आगे फेंका पीछे फेंका, तो आप पत्थर को 10 से फेंक सकते हो। तो आपके देखने से पत्थर 10 पे जाएगा, इधर फेंको इधर फेंको, एक्चुअल में क्या वेलोसिटी होगी, दैट डिपेंड्स। तो वैसे ही है कि रॉकेट ने धुएं को वी रिलेटिव से फेंका, लेकिन वो उसके देखने से, एक्चुअल की वेलोसिटी बाद में देखेंगे। अब इसने धुएं को नीचे फोर्स दिया तो इस पे ऊपर फोर्स लगा, तो इस पर एक बेसिकली फोर्स लगा, इसको हम बोलेंगे एफ टी। एफ टी बोले तो थ्रस्ट फोर्स। अब मुझे देखना है ये थ्रस्ट फोर्स कितना है, और इसकी वेलोसिटी मान लो v से v प्लस डी वी होगी, ठीक है, और ये v रिलेटिव से नीचे चला गया। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मोमेंटम कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम कैसे कंजर्व करते हैं देखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ गैस सीन बाय रॉकेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। एक बार देख लो कहीं मैं फ्रेम से बाहर तो नहीं हूँ बालक, मैं फ्रेम के बाहर बिल्कुल भी नहीं हूँ, है ना। तो गैस की वेलोसिटी क्या होगी, वी जी आर प्लस वी आर, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट प्लस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। वी जी आर को मैंने लिख दिया माइनस वी रिलेटिव, है ना, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, माइनस वी रिलेटिव क्योंकि नीचे की तरफ है, और रॉकेट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, वी लिख लो, वी प्लस डी फर्क नहीं पड़ता, वी लिख देता हूँ, दोनों सेम ही। तो इसका मतलब जो गैस की वेलोसिटी होगी वो वी माइनस वी रिलेटिव होगी, ठीक है बच्चों। अब लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि कहाँ लिखेंगे, और कहाँ लिखेंगे, इसको हटा के लिखेंगे, और क्या करेंगे, मिटा दूं बच्चों, मिटा देता हूँ। चलो एक इक्वेशन लिख के फिर मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन फिर मिटाता हूँ। पी आई बराबर पी एफ,
पीआई कितना है एमवी, पीएफ कितना होगा एम प्लस डीएम की वेलोसिटी कितनी हो गई वी प्लस डीवी। और जो गैस थी, गैस का मास डीएम नहीं माइनस डीएम है, गैस की वेलोसिटी होगी वी गैस, वी गैस कितना होगा वी माइनस वी रिलेटिव। ठीक है, बेटा दो बच्चों। अब देखो बच्चों, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि हो गया आपके पास, अब हमारे पास क्या हो गया, इतना हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एम वी एम डी वी प्लस डी एम वी प्लस डी एम डी वी माइनस डी एम वी प्लस डी एम वी रिलेटिव। ठीक है बच्चों, यहां से क्या हो गया, एम वी कट गया, डी एम वी कट गया, बहुत कुछ कट गया। इसको निगलेक्ट मारो, पूछो क्यों? क्योंकि डीएम और डीवी छोटू इंटू छोटू इज वेरी छोटू, नहीं 0.001 इंटू 0.001 इज इक्वल टू 0.0000001, खत्म कर दो। क्या बच गया, एम डी वी इज इक्वल टू माइनस एम वी रिलेटिव। ये यहाँ आएगा माइनस एम डी वी होगा, उस माइनस को वहां कर दो। अब यहां से क्या हो गया कि इस पे जो नेट फोर्स होगा एम डी बाई डी टी होगा इज इक्वल टू माइनस डी एम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव। समझ मेरी बात? तो समझो, मैंने dt से डिवाइड कर दिया तो नेट फोर्स ही तो है, डी बाई डी टी एक्सेलरेशन है, तो एम ए नेट फोर्स हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया, तो यहां से मेरे पास आ गया कि जो थ्रस्ट फोर्स है, जो भी धुएं का फोर्स है वो कितना है माइनस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी। अब आप समझना, एक्चुअली वी रिलेटिव पॉजिटिव है, तुम बोलोगे सर नीचे होगा, मैंने नीचे माना था, मैंने माना था रिलेटिव वेलोसिटी नीचे वी रिलेटिव है, तो इसीलिए वी रिलेटिव पॉजिटिव है और माइनस वी रिलेटिव नेगेटिव है। मैंने वी रिलेटिव नीचे ही माना, ऊपर मानता तो नेगेटिव होती, तो ये पॉजिटिव है। और डीएम बाई डी टी एक नेगेटिव चीज है, क्यों? क्योंकि डीएम मास में चेंज है, वो नेगेटिव है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है, तो ये चीज नेगेटिव, ये चीज नेगेटिव पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, अगर मेरे को केवल सिंपल लिखना है तो थ्रस्ट फोर्स को मैं वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी भी लिख देता हूँ। और ये डीएम बाई डी टी एक्चुअली रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास है, या फिर रेट ऑफ मास डिक्रीज, या आप इसको रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हो कि इस रेट से फ्यूल बर्न कर रहा है। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि भाई जो मास कम हो रहा है वो बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्यूल बर्न कर रहा है। यू कैन राइट इट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास और रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो इस पर कोई सवाल करने की जरूरत मुझे तो लगती नहीं, लेकिन चलो एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि एक रॉकेट हवा में है, मान लो 1000 किलो का रॉकेट है। ठीक है, और मान लो कि इट बर्न्स फ्यूल एट द रेट 100 ग्राम पर सेकेंड, इतने रेट से फ्यूल बर्न कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बतानी है व्हेन, जब उसका मास 100 किलो है, और वी रिलेटिव जिससे वो धुएं को छोड़ता है वो 10 किलोमीटर पर सेकंड है। 10 किलोमीटर पर सेकंड से धुएं को छोड़ रहा है, तगड़ी स्पीड, मतलब एक सेकंड में उसके देखने से 10 किलोमीटर दूर चले जाएगा, ज्यादा हो गया ना, 1 किलोमीटर पर सेकंड कर देते। तो कुछ नहीं करना, थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी, प्लस माइनस की टेंशन मतलब, वी रिलेटिव 1000 मीटर पर सेकंड, डी एम बाई डी टी रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल या रेट ऑफ चेंज ऑफ मास 100 ग्राम पर सेकंड, 100 ग्राम का मतलब 0.1 किलोग्राम पर सेकंड, एसआई यूनिट में कर दिया 100 न्यूटन एक्स। तो ये फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स और मास, थ्रस्ट फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया, 100 बाय 10 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसका सॉरी 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 दोनों 100 है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इससे इसका जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है बच्चों, चल भाई अब इसके एक आध क्वेश्चन और करते हैं और इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर आप लोग इस चैप्टर से फ्री हो जाओगे, फिर आप लोग मारोगे चिल। ओके बच्चों, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब हम 2-3 टाइप की छोटी छोटी प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी, इस फॉर्मूले का अब यूज जो है वो बस इस रॉकेट में करो,
लोग इस फॉर्मूले का पता नहीं कहाँ यूज करते हैं, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता इसका यूज। बस इस फॉर्मूले को यहीं डिराइव किया, यहीं छोड़ दो। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, एक है, ये बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। ये एक पतली सी, ये एक रोप है ना, किसी भी लेंथ की रोप, ठीक है। तो रोप इज हेल्ड विद लोअर एज टचिंग ग्राउंड। इस रोप को ऐसे पकड़ा गया, इसका लोअर एज जो है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। नाउ इट्स लेफ्ट, इसको छोड़ दो, ठीक है। फाइंड फोर्स, ठीक है, बाय ग्राउंड ऑन रोप व्हेन y length of rope is lying down. It is assumed that rope doesn't form a heap on ground. लंबा सा क्वेश्चन, और रोप इज लैम्डा केजी पर मीटर। समझना मेरी बात। इस रोप को लिया, छोड़ दिया, ये नीचे आ रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसकी वाई लेंथ जमीन पे गिर जाएगी उस समय, है ना, कि जमीन इस रोप पे कितना फोर्स लगाएगी। हमें मान के चल रहे हैं ये ढेर सा नहीं बना रहा। ढेर सा ना बनाने का मतलब क्या है कि रोप बहुत पतली मान लो, मतलब ऐसा है, वैसे तो कायदे से ऐसा होगा कि जब रोप थोड़ी गिरेगी तो यहाँ पर ढेर सा बन जाएगा। हम मान के चल रहे ढेर नहीं बन रहा, बहुत पतली सी रोप है, उसका ढेर ना के बराबर है। तो ये गिरती जा रही है, और मुझे बताना है कि जब वाई हिस्सा जमीन पे गिर चुका होगा, ठीक है ना, वाई नहीं एल मान लो, तो उसका फोर्स क्या हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वाई मान लो, मुझे क्या दिक्कत है। चलो ये क्वेश्चन लिखो, अब इस क्वेश्चन करते हैं। इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, लेट्स सी। तो एक्चुअली हुआ क्या कि रोप को छोड़ दिया गया। तो रोप को छोड़ा मान लो, और किसी टाइम मान लो इसकी लेंथ एल थी, तो एल माइनस वाई हिस्सा यहाँ पर है, और इसका वाई लेंथ जमीन पर है, ठीक है। अब जो वेट होगा, वेट ऑफ वाई लेंथ होगा लैम्डा वाई जी। तुम बोलो क्या कर दिया, मैंने बोला कि वो 1 मीटर में लैम्डा है, तो वाई मीटर में लैम्डा वाई होगा, उसका वेट लैम्डा वाई जी होगा। तो एक तो उसका वेट लैम्डा वाई जी है, तो एक तो फोर्स जमीन देखी इसके वेट को बैलेंस करने के लिए, वो होगा लैम्डा वाई जी। समझो, तो जमीन अप्लाइज a force of lambda yg upside to balance weight of lying rope। वो रोप जो झूठ बोल रही है, जो मतलब गिरी पड़ी है, तो उसका वेट बैलेंस के लिए, जमीन कितना लगाएगी, लैम्डा वाई जी। अब इसके अलावा रोप एक और फोर्स लगा रही है, वो कौन सा, गिरने वाला फोर्स। देखो दोनों फर्क है। ये मार्कर मेरी खोपड़ी पे है, ठीक है, एक इसका वेट है, वेट तो कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर इस मार्कर को आप 4-5 मंजिल से ऐसे गिरा दो ना, तो मेरे को अच्छी, मैं तो बता रहा हूँ, मेरे को यहीं पे चोट लग रही है। ओ माय गॉड। हाँ भाई, तो अगर आपने इसको अच्छी हाइट से गिरा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, किसी की जान भी चली जाए, तो एक गिरने का फोर्स है। अब गिरने का फोर्स कैसे लगाएंगे। अब देखो बच्चों, ये वाई हिस्सा गिरा पड़ा है, तो वो वाई हिस्सा गिरा, तो इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो √2g होगी। तुम बोलो कैसे, मैं बोलूंगा सिंपल है यार। किस चीज को वाई हाइट से गिरा, जैसे कि मान लो ये रोप थी, मान लो रोप यहाँ से है, तो ये वाला हिस्सा जो है वो वाई हिस्सा ऊपर है, तो ये हिस्सा वाई गिरा। तो जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनना मेरी बात, जैसे कि मान लो ये पॉइंट ए है, जो वाई हिस्सा ऊपर था, छोड़ा आपने, तो ए पॉइंट जमीन को टकरा रहा है, तो ए पॉइंट जमीन पे कितने से टकराएगा, √2g से। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो √2g, ठीक है। अब सिंपल सा काम करना है, फोर्स होता है dp/dt,
सिंपल फॉर्मूला, कुछ नहीं रटना। कई लोग इसमें जबरदस्ती वेरिएबल मास की वी रिलेटिव डीएम बाई डी लगाते हैं, कोई जरूरत नहीं। बेसिकली क्या हुआ, फोर्स डीपी बाई डी होता है। तो हम देखते हैं कितना मोमेंटम डी टाइम में चेंज हुआ। अब इसकी जो वेलोसिटी है रूट टू जी वाई, ये होगी डी वाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। ठीक है ना, ये वाई जो बदल रहा है ना। तो आप मेरी बात समझना इस चीज को। जैसे कि मान लो वाई हिस्सा गिर चुका है, डी वाई हिस्सा और गिरा। तो अगर डी वाई हिस्सा, समझना मेरी बात, अगर एक छोटा सा डी वाई हिस्सा डी टी टाइम में चल जाता है तो डी वाई बाई डी टी वेलोसिटी होगी। जैसे मान लो ये देखो, समझना ये वाला कोई पॉइंट था, ये डी वाई चला डी टी टाइम में, तो डी वाई बाई डी टी वेलोसिटी होगी। तो वो जो डी वाई हिस्सा चला उसका जो मास होगा वो आपके पास होगा लैम्डा डी वाई। इसका मतलब लैम्डा वी डी टी। समझ रहे हो, डी वाई कितना होगा वी डी टी, इतना मास है। तो इस हिस्से का इतना मास है और ये आगे जमीन पर टकरा गया। अब सोचो ये हिस्सा कितने से चल रहा था, वी से चल रहा था। समझना, वो हिस्सा जब हवा में था तो वी से चल रहा था, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, एम वी। तो समझना मेरी बात, डी वाई का मोमेंटम डीएमवी था। मेरी बात समझना, वो डीएम हिस्सा वी से चल रहा था, डीएमवी था, एंड इट बिकेम जीरो। अब मेरी बात सुनो, डीवाई का मोमेंटम डीएमवी था, वो जीरो हो गया। समझो, तो उसका चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, छोटा सा हिस्सा छोटा चेंज, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो उसका फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया। इनिशियल मोमेंटम कितना था बच्चों, माइनस डीएमवी। मैंने माइनस कुछ नहीं लगाया, बस माइनस लगाने का रीजन ये है क्योंकि उसका मोमेंटम नीचे की तरफ था, तो वो नीचे की तरफ आ रहा था। तो इसका मतलब इसका मोमेंटम चेंज क्या हो गया, डीएमवी। ठीक है बच्चों, तो एफ बराबर डीपी बाई डी टी में डीपी जो मोमेंटम चेंज हुआ डीएमवी हो गया। अब डीएम खुद कितना है बच्चों, इस छोटे हिस्से का जो मास है डी वाई का वो कितना है, लेमडा वी डी टी इंटू ये हो गया डीएम इंटू वी हो गया। अब फोर्स कितना है बच्चों, डीपी बाई डी टी। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, फोर्स हो गया डीपी बाई डी टी। डीपी कितना है बच्चों, डीपी है लेमडा वी स्क्वायर डी टी, लेमडा वी स्क्वायर डी टी। इसको डी टी से डिवाइड कर देते हैं, कट गया, तो इसका मतलब फोर्स कितना होगा, लेमडा वी स्क्वायर। अब लेमडा वी स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, टू जी वाई। अब देखना, वाई लेंथ का जो वेट था, वाई लेंथ का मास है लेमडा वाई इंटू जी, वेट हो गया। तो लेमडा वाई जी उसका वेट है और ये टू लेमडा वाई जी है। इसका मतलब ये बेसिकली कुछ नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली टू टाइम्स वेट ऑफ लाइंग हिस्सा। जो हिस्सा जमीन पर गिरा पड़ा है उसके वेट का डबल है। समझ रहे मेरी बात। इसका मतलब सोचो कि जो हिस्सा गिरा पड़ा है अगर उसका वेट 10 न्यूटन है, तो जो हिस्सा छोटा सा गिर रहा है उसके कारण, टक्कर के कारण जो फोर्स लग रहा है वो उसका डबल होगा। तो गिरे हुए हिस्से का वेट अगर 10 न्यूटन है तो जो हिस्सा टकरा रहा है उसका फोर्स 20 न्यूटन होगा। तो टोटल नॉर्मल बाय जमीन, जमीन का जो टोटल नॉर्मल होगा वो आपके पास होगा नॉर्मल टू बैलेंस वेट। एक तो जो वेट को बैलेंस कर रहा है और दूसरी बात जमीन टकरा रही है तो उसका, है ना, उसका बदला देना, नॉर्मल ऑफ टक्कर। भाई अगर आपने किसी पे 100 न्यूटन लगाया तो वो भी आप पे 100 टक्कर के देगी। तो ये बेसिकली कितना है, ऊपर वाला है लेमडा वाई जी, ये कितना है 2 लेमडा वाई जी, कितना हो गया बच्चों 3 लेमडा वाई जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये 3 टाइम्स वेट ऑफ लाइंग हिस्सा है। तो जो हिस्सा जमीन पे लाए कर रहा है उसके वेट का 3 गुना हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, आप समझ जाओगे। ठीक, अब हम बस क्या कर रहे हैं, हम एक आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं और इस चैप्टर को करते हैं खत्म। मिटा दूं, मिटा रहा हूं। तेरी मिट्टी में मिल जावा मल बन के, मैं खिल जावा बस इतनी सी दिल की आरज़ू। अब क्वेश्चन क्या है, अब बोगी, बोगी मतलब ट्रेन की बोगी, इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। एक ट्रेन की बोगी है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक पर चल रही है। इफ इट कंटेन्स सैंड, अगर उसमें सैंड है, विच पोर्स डाउन
थ्रू a hole at bottom at a hole, then its speed decreases, decreases or remains same. मतलब क्या मैं समझा रहा हूँ, एक बोगी है, ये किसी स्पीड से चल रही है, इसमें सैंड भरा पड़ा है, यहाँ पर नीचे एक छेद है। अब यहाँ से क्या है कि बेसिकली सैंड गिर रही है, फ्रिक्शनलेस जमीन है, तो बेसिकली सैंड गिरने से इस बोगी की स्पीड बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? आपको क्या लगता है? इसे मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो आप? देखें भाई, लेट्स सी, आपको लग रहा होगा कि इसका मास कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन आंसर ये नहीं है। आंसर है कि इसकी स्पीड सेम रहेगी। क्यों, मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों, आप इसका मोमेंटम एक्स में सेम कर सकते हो, क्योंकि एक्स में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, एक्स में कोई फोर्स नहीं है। अब समझना मेरी बात, एक्स में फोर्स नहीं है, अब करना क्या है कि बेसिकली ये कुछ है और ये वी से चल रहा है, मान लो इसका मास m था, अब ये एक dm टुकड़ा है जो यहाँ पर है, ठीक है, मैं इसको dm ही लिख रहा हूँ, माइनस dm नहीं लिख रहा, है ना। अब मैं नॉर्मल मास्टर की तरह काम करता हूँ फिजिक्स के, ज़्यादा मैथमेटिशियन बनने की जरूरत नहीं है। अब ये dm हिस्सा जो है यहाँ कम हो गया, अब ये जो dm है, ठीक है, ये dm हिस्सा एक्चुअली जब तक अंदर था कितने चल रहा था, 20 से, तो जब ये बाहर आएगा, भाई इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है ना, तो बाहर आएगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी y में बढ़ेगी, जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, x में इसकी वेलोसिटी v ही रहेगी जिससे टपका है, और मान लो इसकी वेलोसिटी होगी v डैश, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पी आई बराबर पी एफ करता हूँ, एक्स मोमेंटम एम वी था, अब हो गया एम माइनस डी एम इंटू वी डैश प्लस डी एम वी, ठीक है, तो डी एम का हो गया डी एम वी और बाकी जो बच गया वो वी डैश हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, एम माइनस डी एम वी इज इक्वल टू एम माइनस डी एम वी डैश, तो ये दोनों कट गया, आपके पास वी डैश कितना हो गया, वी, तो इसका मतलब फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअली क्या हुआ, जो हिस्सा गिरा उसका एक्स का मोमेंटम नहीं चेंज हुआ, तो उसका भी नहीं चेंज होगा। जैसे मान लो 1000 किलो वी से चल रहा है, अब उसमें से 1 किलो वी से चला तो बाकी 999 भी 20 चलेगा। देखो मोमेंटम एक्स में नहीं चेंज हुआ, इसका मोमेंटम जब तक ये अंदर था, जब तक ये अंदर था तब तक भी इस डीएम का मोमेंटम क्या था, तब तक भी इस डीएम का मोमेंटम डीएमवी था। तो बेसिकली दो पार्ट है, अगर एक पार्ट का मोमेंटम बढ़ेगा दूसरे कम होगा। अब हुआ क्या कि जो डीएम है उसका मोमेंटम पहले भी डीएमवी था, अब भी डीएमवी है, फर्क नहीं पड़ा। हाँ, फर्क कैसे पड़ता, जैसे कि मान लो एक ट्रेन चल रही है, उस पर किसी ने क्या किया कि उस रेत का गोला बनाया और गोले को आगे फेंक दिया, तो उसका मोमेंटम बढ़ जाता, ट्रेन का कम हो जाता। उसका रेत का गोला बना के पीछे फेंक दिया तो इसका मोमेंटम कम, इसका बढ़ जाता। लेकिन बात यह है कि जब तक उस रेत के टुकड़े का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ तो ट्रेन का मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। तो इस केस में आंसर ये है कि ना तो उस रेत के टुकड़े का मोमेंटम एक्स में चेंज होगा ना ट्रेन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। हालांकि कई लोग लिख देते हैं कि ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी। हमने सेंटर मास खत्म कर लिया, बहुत खुशी की बात है। अब हम लोग रोटेशन चालू करेंगे इसके बाद से। रोटेशन फिजिक्स का 11th क्लास का सबसे लंबा चैप्टर है। रोटेशन से बड़े चैप्टर 11th में तो नहीं है, 12th में है। ऑप्टिक्स सबसे बड़ा चैप्टर है वैसे तो इन जनरल देखा जाए तो, रोटेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो आराम आराम से करेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर भी है और उसमें सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। तो हम लोग अगली क्लास में रोटेशन पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, सी यू।